हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सबके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहां तक हम लोग कर चुके हैं, एक बार मैं पूरा आज तक का पूरा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। हमने अपनी बातों को स्टार्ट किया था चार्जिंग सेक्शन से। मुझे बताओ, सबकी आवाज आनी चाहिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। चार्जिंग सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 45 के बाद में चार्जिंग सेक्शन 45 से शुरू हुआ था, जहां पे हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट मस्ट बी। इसके बाद में हमने बोला था ट्रांसफर कब होना चाहिए? आवाज नहीं आ रही पीछे। प्रीवियस ईयर में गेन और लॉस। प्रीवियस ईयर में क्या होगा? या तो गेन या फिर लॉस। उसके बाद में हमने सीखा था कैपिटल एसेट क्या होता है। कैपिटल एसेट का मीनिंग सीखा था, कैपिटल एसेट कौन होता है, कौन नहीं होता है। फिर हमने ट्रांसफर का मीनिंग सीखा था, ट्रांसफर कौन होता है और कौन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे पीरियड ऑफ होल्डिंग में। पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 साल या उससे कम है, जनरल केस में क्या बोला मैंने, 3 साल या फिर उससे, तो क्या होगा बताओ? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर से एक बार, 3 साल से ज्यादा है तो, 3 साल से कम है तो, इक्विटी शेयर होल्डर अगर लिस्टेड है तो 1 साल से कम है तो, और 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के दोनों टेबल्स। तो आप लोग देख पा रहे होंगे शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के ये फॉर्मेट्स हमने देखे थे, जहां पे हमने स्टार्ट किया था सेल कंसिडरेशन से। सब लोगों की आवाज, निगाहें मेरी तरफ, स्क्रीन की तरफ नहीं, मेरी तरफ। सेल कंसिडरेशन में से सबसे पहले माइनस करते हैं क्या? क्या आ जाता है? जैसे ही बच्चे बोल रहे हैं ना, तो आप भी साथ साथ रिपीट करेंगे मन में, है ना। जोर से चिल्लाओगे तो मम्मी पापा बोलेंगे क्या हो गया इसको, ना। मन में ऐसे ही रिपीट करना है ताकि आपको भी याद होता रहे। यस एवरीवन, नेट सेल कंसिडरेशन में से 2 चीजें माइनस होती है। पहला क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। और माइनस होगा क्या? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर इंडेक्सेशन हो रखा है तो लॉन्ग टर्म के केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अगर कोई भी एसेट 2001 या उससे पहले परचेज करी है तो हम लोग वैल्यू कौन से लेंगे? 2001 या पहले, जो दोनों में से हायर हो। इंप्रूवमेंट अगर 2001 से पहले हुआ है तो क्या करेंगे? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट विल बी टेकन एज नील। अगर ये सब बातें आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हमने देखा था इंडेक्सेशन बेनिफिट्स आर नॉट अवेलेबल इन फॉलोइंग केसेस। फिर हमने कुछ स्पेशल केस पढ़े थे। हमने अभी तक इस क्लास में कौन कौन से स्पेशल केस पढ़ लिए हैं, मैं टिक लगा रहा हूं। हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ये वाला, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में हमने ये वाला पढ़ा था, पिछले से पिछले लेक्चर में हमने ये वाला पढ़ा था, और 3 लेक्चर पहले हमने ये वाला पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला पढ़ा था, राइट एंटाइटलमेंट। और कल के लेक्चर में हमने कंपल्सरी एक्विजिशन भी पढ़ा था। और बस, अच्छा, इंश्योरेंस कंपेंसेशन कर लिया क्या हमने? बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, नुकसान हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, नुकसान हो जाए, मारवाड़ी में कहें तो भूताड़ियों आ जाए। अगर भूताड़ियों गोल गोल मिट्टी घूमती हुई नहीं आती। हम लोग जब बचपन में ना कोई गांव वगैरह में जाते थे हम लोग, है ना, जैसलमेर है प्रॉपर, तो जैसलमेर में तो वैसे भी मिट्टी मिट्टी है ना। तो जहाँ कहीं भी हम लोग ऐसे जैसलमेर में तेज हवा वाली ऐसे आती ना, तो हमें डराया जाता था बाबू बोलकर, है ना। मारवाड़ी में क्या बोलते? बाबू यानी भूत, है ना, क्यों बाबू आई, क्यों बाबू। और हमें भी ऐसा लगता था कि दिख तो कोई रहा है नहीं, दिख तो कोई है रहा नहीं रहा है, और ना मिट्टी ऐसे गोल गोल घूम रही है, तो गोल घूम कैसे रही है, और गोल ही क्यों घूम रही है, हवा तो ऐसे चलती सीधी। और एक बार क्या हुआ कि एक प्लास्टिक वाली कुर्सी रखी हुई थी, सेलो की प्लास्टिक वाली कुर्सी होती ना, तो मिट्टी के साथ साथ वो भी ऐसे से घूमी, और हमें कंफर्म हो गया कि इस जो कुर्सी के ऊपर बाबूज बैठा था, और अभी कौन घुमा रहा है? बाबूज घुमा रहा है। तो इट वाज हैपनिंग। तो अगर इस तरह का कोई भूताड़िया आ जाए, भूताड़िया मतलब बवंडर, राउंड राउंड शेप में जब मिट्टी घूमती रहती है उसको बवंडर बोलते हैं।
इस क्लास में कई सारे लोग कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे से भी हैं, बेंगलोर से भी हैं। वो लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि बिल्डिंग्स पास पास में हैं, तो वो लोग कभी उन्होंने उस बवंडर को फील ही नहीं किया है। वही लोग फील कर पाएंगे जो लोग खुले एरिया में रहते हैं और जहाँ पे मिट्टी सामने दिखती है, तेज हवा आती है और राउंड 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 हवा आती है, और वो उसको ऐसा शायद यूरिकेन कहा जाता है, पता नहीं साइक्लोन कहा जाता है, मुझे याद नहीं। साइक्लोन बोलते हैं क्या? साइक्लोन बोलते हैं, राइट। तो फ्लड आ जाए, तूफान आ जाए, साइक्लोन आ जाए, सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, रायोट या सिविल डिस्टर्बेंस हो, या फिर एक्शन टेकन बाय एनिमी हो, इस तरह के किसी भी घटना से अगर आपका नुकसान हुआ है और उस नुकसान की वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे रही है, उस पैसे को इंश्योरेंस कंपेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इंश्योरेंस कंपेंसेशन जब भी मिलेगा, तुम बड़े मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम्हारे भी भूताली वाले एक्सपीरियंस है क्या? तुम खुद तो नहीं उड़ सकती, क्या बताओ ना क्या हुआ? अरे बताओ बताओ, पूरा भारत सुन रहा है, बताओ। हाँ चलिए, तो अभी इंश्योरेंस कंपेंसेशन के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपेंसेशन की जो राशि मिलती है, जो अमाउंट इंश्योरेंस कंपेंसेशन का मिलेगा, डियर स्टूडेंट्स, सच अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स कंसिडरेशन। वी आर स्टडिंग स्पेशल केसेज, एंड जब हम स्पेशल केस की बात करते हैं तो या तो सेल कंसिडरेशन कुछ अलग होगा और या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कुछ अलग होगा। तो हम अभी जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू शेयर्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू शेयर्स। क्या हेडिंग लगाई आपने? कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स इनटू शेयर। अब ये क्या होता है समझते हैं। पहली बात, बॉन्ड है क्या? बॉन्ड है क्या? अच्छा, बॉन्ड के अलावा यहां पे और ऐड कर दो, बॉन्ड्स ऑब्लिक डिबेंचर, बॉन्ड ऑब्लिक डिबेंचर इनटू शेयर्स। समझने वाली बात है, ठीक है? अरे समझने वाली बात क्या है पहले देखना। पहले आपको ये समझना होगा कि डिबेंचर होता क्या है। जब भी कभी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी या तो शेयर्स इश्यू करता है, कंपनी या तो शेयर्स इश्यू करती है या फिर डिबेंचर इश्यू करती है। इन केस वेयर कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है, आई रिपीट, इन केस वेयर कंपनी क्या इश्यू कर रही है? डिबेंचर। तो ऐसी कंडीशन में आज डिबेंचर इश्यू किया, 10 साल बाद कंपनी वापस से डिबेंचर ले लेगी और आपको पैसे दे देगी। ऐसे डिबेंचर को रिडीमेबल डिबेंचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज डिबेंचर दे दिए, 10 साल बाद कंपनी वापस अपने डिबेंचर लेगी, आपसे पैसे वापस मांग लेगी। इस तरह के डिबेंचर को किस नाम से जाना जाता है? बोलो ना, किस नाम से जाना जाता है? रिडीमेबल डिबेंचर। अब मुझे बताओ, डिबेंचर के केस में हम इंडेक्सेशन करते हैं क्या? नहीं करते। हम डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन क्यों नहीं करते? हम डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन इसलिए नहीं करते कि आज डिबेंचर 100 रुपए का है, 10 साल बाद जब रिडीम होगा तब भी 100 रुपए का ही होगा। पार, प्रीमियम और डिस्काउंट एक अलग बात है। पार में तो पार ही होता है, 100 का लिया 100 का दिया। प्रीमियम जो 10-5 रुपए देती है कंपनी अपनी रॉयल्टी के नाम पे, अपने ऑफर्स के नाम पे दे देती है, लेकिन यूजुअली प्रीमियम जो है वो इंक्रीज ऑफ असेट नहीं है। मतलब डिबेंचर 100 का था, डिबेंचर 100 का है, इंक्रीज इन वैल्यू नहीं हुआ है, इंक्रीज इन वैल्यू नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी कोई कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है तो इंडेक्सेशन नहीं करती है, क्योंकि ये एप्रिशिएबल एसेट नहीं है काव्य। जैसे लैंड की बात करें तो लैंड एप्रिशिएबल एसेट है, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी एप्रिशिएबल एसेट है, लेकिन बात करें अगर डिबेंचर की तो इट इज नॉट एप्रिशिएबल एसेट। बट मान लीजिए कि जैसे ये ग्रेसिका को, ग्रेसिका स्पेलिंग सही है तो सी एक्स्ट्रा लगा दिया गया, तो अच्छा यूं, ये लो, अब थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो ना। यस, ग्रे
सी का, ये ठीक लग रहा है, ग्रेसिका, ठीक है ना। ग्रेसिका ने सीएससी लिमिटेड के शेयर्स परचेस किए, सॉरी डिबेंचर्स परचेस किए। क्या परचेस किए? डिबेंचर्स। ये डिबेंचर जो थे, ग्रेसिका के पास 10,000 डिबेंचर थे। कितने रुपए वाले थे? 100 रुपए वाले। 10,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले ग्रेसिका ने परचेज किए थे 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, तुम लोग दोनों मोबाइल चला रहे हो या फिर ऐसे ही कुछ कर रहे हो? जीवन में सब सही है ना? स्क्रीन की तरफ कितनी बढ़िया स्क्रीन देखो, कलरफुल एकदम, तुम्हारी पसंदीदा पिंक पिंक कलर से भी लिख रहा हूं, है, ध्यान दो इधर। हाँ, ग्रेसिका ने क्या परचेस किया है? सीएससी लिमिटेड का डिवेंचर। कितने रुपए का परचेस किया है? अभी क्या हुआ, ग्रेसिका को ऐसे लगा कि क्यों ना मैं डिवेंचर की बजाय शेयर्स ले लूं। क्या ले लूं? शेयर्स। ग्रेसिका आई कंपनी के पास और कंपनी का एक ऑफर भी था कि इफ एनी डिवेंचर होल्डर वांट टू कन्वर्ट हिज डिवेंचर इन शेयर यू कैन डू इट। तो इसने कन्वर्जन का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया। तो ग्रेसिका ने 1/4/2010 1 अप्रैल 2010 को जो डिबेंचर खरीदे थे उसे कन्वर्ट करवा लिए। और कन्वर्ट किसमें करवाए? कन्वर्ट इनटू शेयर्स। किसमें कन्वर्ट करवा लिए? शेयर्स में। मैं फिर से बोल रहा हूं, ग्रेसिका ने जो डिबेंचर लिए थे उसको कन्वर्ट करवा लिए और कन्वर्ट किसमें करवाए? शेयर्स में कन्वर्ट करवा लिए। अब शेयर्स में जिस दिन कन्वर्ट करवाए उस दिन डेट थी 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2014, और उस दिन शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू थी 300 रुपए पर शेयर। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू मतलब शेयर बाजार में कितने में बिक रहा था? 300 रुपए में। अब क्या हुआ, पिछले साल यानी कि इन प्रीवियस ईयर जो जस्ट हमारा पिछला साल था उसमें ग्रेसिका ने ये सारे के सारे 10,000 शेयर्स, सारे के सारे 10,000 शेयर्स सेल कर दिए। भैया डिबेंचर थे, किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं? तो अब बेचेगी क्या? शेयर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप डिबेंचर बेचो तब तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन वगैरह कुछ होता नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ है, आपके पास था क्या? डिबेंचर। आपने उसको कन्वर्ट किसमें करवा लिया? शेयर्स में। अब आप बेच क्या रहे हो? शेयर्स। और शेयर्स आप बेच रहे हो 1,000 रुपीज पर शेयर में, 1,000 रुपीज पर शेयर। यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। क्वेश्चन क्या अराइज होता है? इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो क्योंकि ये केस नॉर्मल लग रहा है कि स्पेशल लग रहा है? केस समझ में आया? क्या हुआ है, पहले आपके पास क्या था? अगर डिबेंचर होता है तो डिबेंचर के केस में सेल कंसिडरेशन में से डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करके कैपिटल गेन निकाल लेते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सिर्फ डिबेंचर खरीद के डिबेंचर बेचते तो जितने में डिबेंचर बेचा है वो सेल कंसिडरेशन हो गया। सबकी आवाज आनी चाहिए। खरीदा क्या? बेचा क्या? तो डिबेंचर को बेचा, डिबेंचर को खरीदा, तो डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अमाउंट आया वो एज इट इज लिख दिया। यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तो शुरू तब होता है जब डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें? डिबेंचर खरीदे हुए कब के? 2010 के। शेयर्स कन्वर्ट हुए कब के? 2014 में। बेचे क्या है? डिबेंचर के शेयर। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपीज से ली जाए या 300 रुपए से ली जाए। ये इतना जल्दी आपको आ जाए तो फिर आपको मेरी जरूरत ही क्यों पड़े, है ना। तो लिखिए कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, है ना। तो लिखिए, इसके अंदर डैश करके लिखिए, व्हेन द कन्वर्टेड शेयर्स, when the converted shares are क्या लिखा?
when the converted shares are sold, कन्वर्टेड शेयर है ना, कन्वर्टेड शेयर मतलब किससे कन्वर्ट हुए, आर सोल्ड, फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल, फॉलोइंग रूल्स विल बी एप्लीकेबल. फर्स्ट, cost of acquisition of debenture will be taken as क्या लिखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर. मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था किसका, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेना है किसका, शेयर्स का. नेक्स्ट लिखें, पीरियड ऑफ होल्डिंग and period of holding and indexation benefit will be available from date of allotment of share. लिख लिया आपने, लिख लिया ना आपने, क्या लिखा, पीरियड ऑफ होल्डिंग. पीरियड ऑफ होल्डिंग का क्या मतलब हुआ, जो होल्ड कर रहा है, मतलब इंडेक्स वैल्यू कब से लेनी है, एंड बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, ये दोनों ही कब से लेने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर. ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन अपने आप. तो इस क्वेश्चन को एक बार आप आज के लिए होमवर्क में लिखो, पहले ये वाला क्वेश्चन जो है इसको होमवर्क में लिखो और घर पे ट्राई करना है ना, इसको घर पे ट्राई करना. मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करवाऊंगा. अभी मैं और एक दो केस करवा देता हूं, फिर एक दो केस के क्वेश्चन साथ साथ करवा दूंगा. ठीक है, चलो बढ़े आगे. ये बड़ा ना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिखे हैं कैसे, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन. CSC लिमिटेड अलॉटेड 10,000 debenture of rupees 100 each, 10,000 debenture of rupees 100 each, as on 1st April 2010, 1st April 2010. Such debenture was converted into shares. Such debenture was converted into shares. 1st April 2014. 1st April 2014. On that date, the market value of shares were, the market value of share were 300 rupees per share. 300 rupees per share. ठीक है, ग्रेसिका sold all 10,000 shares. Gresica sold all 10,000 shares
in previous year 2000, in previous year 2000 23-24 2023-24 जो हमारे लिए प्रीवियस ईयर है ना, उसमें ग्रेसिका ने बेच दिया फॉर ₹1000 पर शेयर, फॉर ₹1000 पर शेयर, 1000 पर शेयर, 1000 पर शेयर। कैलकुलेट कैपिटल गेन, कैलकुलेट कैपिटल गेन इन दी हैंड्स ऑफ मिस ग्रेसिका। चले आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आपको पता है, एक कहानी सुनाता हूं, है ना, एक कहानी सुनाता हूं, है ना। आपको अगर ध्यान हो तो जोधपुर में, है ना, जोधपुर वालों सबको पता होगा, एक दुकान है जिसका नाम है जनता मिष्ठान भंडार, है ना, जहाँ की बड़ी बड़ी काफ़ी सारी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा फेमस भी है और उनमें से कुछ स्वादिष्ट भी है। हाँ, क्योंकि घेवर लेना है तो मोहन जी के यहाँ जाना पड़ेगा, है ना, गुलाब जामुन लेना है तो चतुर्भुज के यहाँ जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सब मतलब मिठाइयाँ भी अपने यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल रहती है। क्या दुकान, एक दुकान की सब मिठाइयाँ नहीं अच्छी है, एक दुकान की 2-3 मिठाइयाँ अच्छी है, वो उसी पे कमा रहे हैं, उसी पे बंगले बन गए, उसी पे जो कारें ले ली, मर्सिडीज में घूम रहे हैं ना, मार्केट में भी बड़ी बड़ी ऑन रोड दुकानें परचेज कर ली। क्या जनता मिष्ठान भंडार जो रेलवे स्टेशन के पास वाली बिल्डिंग है ना, उस जगह पर था रावत मिष्ठान भंडार। क्या था? रावत मिष्ठान भंडार। रावत मिष्ठान भंडार वो, यस जयपुर वालों, जो जयपुर के स्टूडेंट है उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ ना, जो तुम्हारी जो रावत मिष्ठान भंडार रेलवे स्टेशन के पास में है, वो पहले कहाँ थी? जोधपुर में रेलवे स्टेशन के पास में। जनता मिष्ठान भंडार वाले उसके पास गए और बोला, रावत जी आपने बहुत कमा लिया, अब अपनी वैल्यू बताओ। तो उन्होंने बोला, वैल्यू किसकी? तो उन्होंने कहा कि वैल्यू बताओ कि अगर तुम अपना पूरा का पूरा बिजनेस विथ दुकान अगर हमें बेचते हो तो कितने में बेचोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी हिसाब लगा लेते हैं। उन्होंने अपने जैसे किसी प्रोफेशनल को बुलाया, प्रोफेशनल ने फटाफट से एंट्रियां करी कि भाई शोकेस इतने का, है ना, अंदर ट्रे वगैरह पड़ी इतने की, रेफ्रिजरेटर पड़ा इतने का, दुकान की बिल्डिंग इतने की, ऐसा करके टोटल हिसाब लगाया तो आया 1 करोड़। लेकिन उन्होंने डिमांड किए 5 करोड़। कोई मुझे बता सकता है ये 5 करोड़ में से 4 करोड़ किस बात के हैं? ऑब्वियसली बात है, गुडविल। मुझे बताओ, रावत मिष्ठान भंडार ने इतने सालों की तपस्या के बाद गुडविल परचेज करी है या गुडविल जनरेट करी है? और उन्होंने गुडविल को बेच दिया। क्या मैं कह सकता हूं कि गुडविल कैपिटल एसेट है? क्या मैं कह सकता हूं गुडविल, क्या गुडविल एसेट साइड में आती है? तो एसेट साइड में आती है। और गुडविल को बेचेंगे तो गुडविल को स्टॉक तो है नहीं जो हर साल बेचे, तो गुडविल क्या है? गुडविल इज ऑलवेज कैपिटल एसेट। और कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 5 करोड़ में से जो 4 करोड़ रुपए जो हैं, इन 5 करोड़ में से जो 4 करोड़ रुपए गुडविल के मिले हैं, तो हम बाकी सब कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ गुडविल की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। तो गुडविल को कहा जाता है सेल्फ जनरेटेड एसेट। क्या कहा जाता है? सेल्फ जनरेटेड एसेट गुडविल होती है। अब क्या हुआ, अब पहले हम जनता मिष्ठान भंडार वालों के लिए बात कर रहे हैं, नहीं सॉरी, रावत वालों के लिए। तो रावत मिष्ठान भंडार वालों के लिए जो गुडविल है वो गुडविल कौन सी वाली है? सेल्फ जनरेटेड है या फिर बॉट है? बॉट मतलब खरीदी गई है या बनाई गई है? किसके लिए बनाई गई है? रावत वालों के लिए। अब रावत वाले जब गुडविल को सेल करेंगे तो क्या लिखेंगे? कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कर रहे रावत वाले, तो क्या लिखेंगे? सेल कंसिडरेशन। मुझे बताओ रावत वाले सेल कंसिडरेशन कितने लिखेंगे? 5 करोड़ के 4 करोड़? 5 करोड़ में तो पूरा बेचा है, 1 करोड़ की एसेट है, 4 करोड़ की गुडविल है। और हम यहाँ पे किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मुझे बताओ सेल कंसिडरेशन कितना लिखेंगे? बोलो ना, कितना लिखेंगे? 4 करोड़।
अब इस 4 करोड़ में से माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ, क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मुझे बताओ रावत जी ने गुडविल बनाई है कि खरीदी है? बनाई है तो फ्री में बनाई है कि कुछ पैसे लगे होंगे? गुडविल पैसे से नहीं बनती ना, गुडविल काम से बनती है ना। आप लोग सब लोग मुझसे पढ़ने के लिए आते हो, है ना। आपने कहीं ना कहीं किसी बड़े भाई से, किसी सीनियर से, किसी मेरे पुराने जानने वाले से सुना होगा कि दीपक सर पढ़ाते हैं और वो थोड़ा ठीक पढ़ा देते हैं, तो तुम सब लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आ गई। मेरी गुडविल है, इंसानों की सर्विसेज वाली गुडविल कभी बिकती नहीं है। अगर मैं चाहूं कि दीपक सर वाला टैक्स वाली गुडविल मैं बेचूं, तो उसके लिए नए दीपक सर तो पैदा होने से रहे। मेरी आर्ट तो मेरी रहेगी, मेरी पढ़ाने की टेक्निक तो मेरी रहेगी। हाँ, मैं मेरे जैसे कितने ही लोग बना दूंगा, लेकिन आर्ट कहां से लाओगे? तो जो प्रोफेशनल गुडविल है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये गुडविल बिकती नहीं है। लेकिन ट्रेड गुडविल है, ट्रेड की गुडविल ये जरूर बिकती है। बोलो हाँ या ना। तो रावत वाले ने गुडविल बेची, बोलो हाँ या ना। उसके लिए उसने क्या किया, अच्छी मावे की कचौड़ी बनाई, अच्छे समोसे बनाए, अच्छी मिठाइयां बनाई, हर बार क्वालिटी प्रोडक्ट दिया। तो ऐसी सिचुएशन हो गई कि रावत की चीजें सब लोग खरीदना शुरू हो गए। जनता वाले को लगा कि इस जगह पे अगर मैं इस जगह पे अपनी दुकान लगाता हूं तो मेरी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। अभी मैं गया जनता वाले के पास, है ना। अब कहानी में नया ट्विस्ट लाते हैं। मैं किसके पास गया, जनता हॉस्पिटल। मैंने कहा और कैसे हो साहब, अग्रवाल साहब? बोले एकदम बढ़िया। मैंने कहा कि तुम काफ़ी साल से पैसे कमा रहे हो यहाँ पे, अब तुमने नया स्टोर जलजोग पे भी खोल दिया है और ऐसे करके तुम अपने पाँव पसार रहे हो, लेकिन ये वाला स्टोर अब तुम बहुत ज़्यादा चला नहीं पा रहे हो। मेरी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है नहीं, मेरे को रेलवे स्टेशन के पास बचपन से एक सपना था दुकान खोलने की, और मैं मिठाई वाला हूँ, मैं भी मिठाई वाला हूँ, तो मुझे ऐसा था कि मैं कोई जमी जमाई पेड़ी परचेस कर लूंगा। अब मैं गया हूँ किसके पास, मैं किसके पास गया हूँ? अब जब मैं जनता वाले के पास गया हूं तो मैंने पूछा कि तुम बताओ दुकान की वैल्यू कितनी। उसने फटफट कैलकुलेट किया, जो असेट्स पड़ी थी, वो असेट पड़ी थी 2 करोड़ की। जो असेट पड़ी थी कितने की थी? 2 करोड़ की। लेकिन उसने कहा कि मैं लूंगा 10 करोड़। कितने रुपए बोले? तो मुझे बताओ 8 करोड़ किसके ले रहा है? उसमें से 4 करोड़ की गुडविल उसकी खरीदी हुई है, या गुडविल ऑलरेडी बिल्ड थी। तो ये कौन सी गुडविल आ गई? बॉट गुडविल। कौन सी गुडविल आ गई? अब जनता वाला जब लिखेगा तो सेल कंसिडरेशन लिखेगा गुडविल का 8 करोड़, सेल कंसिडरेशन गुडविल का लिखेगा 8 करोड़, और ये वाला 4 करोड़ यहां पे माइनस करा जाएगा, क्योंकि जो रावत ने बेची वो खरीदी किसने? जनता ने। अब जनता बेच रहा है तो जो गुडविल का पैसा उसने पे किया है वो माइनस किया जाएगा। बोलो यस सर कि नो सर? तो आइए और समझिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में, सेल्फ जनरेटेड एसेट के केस में क्या होता है। तो सेल्फ जनरेटेड एसेट में एक तो होती है गुडविल ऑफ बिजनेस, एज इट इज नोट कर लो, राइट टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एन आर्टिकल, ठीक है, थिंग्स और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। इन सबके केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट निल लेते हैं। यस और नो? ये सेल्फ जनरेटेड की बात चल रही है, परचेस की बात नहीं चल रही है। यस और नो? बोलना पड़ेगा हाँ या ना। ठीक है, एज इट इज नोट कर लो, ठीक है, एज इट इज नोट कर लो। उसके बाद टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लू मार्क्स, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस आर टेकन एज एक्चुअल बेसिस। ये भी नोट कर लो साथ साथ में। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। आज लेक्चर भी छोटा ही हो पाया है, अगेन 30 मिनट्स का ही मौसम की वजह से। तो कल हम लोग इसको पूरा फुल लेंथ लेक्चर रखेंगे, है ना। बारिश है, स्टूडेंट्स भी कम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे हम लोग कल इसको कोप अप करके थोड़ा बड़ा लेक्चर कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग्स, थैंक यू सो मच।